जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि है राज्य के प्रकार। इसमें हम देखेंगे कि राज्य के प्रकार में सभा का रोल, समिति का रोल, और इसके बाद देखेंगे हम इसमें प्राचीन भारतीय राजनीति के बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो राज्य है और राज्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। और जो प्राचीन भारतीय राजनीति है, इसमें इसका क्या है, संस्था है, जो भी इसके कार्य हैं, संस्था के जो इसके क्या हैं, महत्व हैं, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। अगला देखेंगे हम, अगला एक क्वेश्चन आता है राज्य के प्रकार। राज्य के प्रकार के अंडर क्या क्या देखेंगे हम, जो राजतंत्र की सरकार है उसके बाद राजतंत्र शासन के बारे में जानेंगे, जो पितृसत्तात्मक सरकार है उसके बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट होगा इसमें गणतंत्र, इस सरकार के बारे में हम जानेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं हम क्वेश्चन आंसर की मदद से। इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारा चैप्टर दिया गया है डिटेल, वो सारा क्वेश्चन आंसर की मदद से दिया गया है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो श्योरिटी से है, इस चैप्टर या इस बुक में जो मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आने वाला। तो 100% जो मैं करवा रहा हूँ उससे आएगा। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, मेनली चैप्टर की एवरेज 20 मिनट की वीडियो है, अगर आप 20 मिनट आप अटेंड कर लेंगे, टोटल 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर को आप आराम से अटेंड करते हैं, आराम से समझते हैं, तो पूरा पेपर आप आराम से अटेंड कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी सारे वीडियो पढ़ते हैं, देखते हैं, पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो राज्य के प्रकार, इसकी इकाई का सविस्तार परिचय दीजिए। तो राज्य के प्रकार के बारे में हमें परिचय देना है। प्राचीन भारतीय जो राजनीति थी, इसकी विचारधारा में राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन एक ही है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन में राज्य की अवधारणा का स्पष्ट स्वरूप हमें वैदिक वाद में से ही मिलता है। वैदिक ग्रंथों में राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है, जो शासन व्यवस्था और संगठित राजनीतिक संरचना दोनों के लिए द्योतक है। जो वैदिक ग्रंथों में जो हमें देखने को मिलता है, राष्ट्र शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, जो शासन व्यवस्था होती है ना, उसके बारे में इसका जिक्र किया गया है, मतलब इसका अर्थ यूज किया गया है। दूसरा है संगठित राजनीतिक संरचना के बारे में। तो जो बाद में इसके वैदिक काल से बाद में जो साहित्य आए, जैसे कि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, स्मृतियाँ हुई, अर्थशास्त्र में राज्य के विशेष रूप से सप्तांगीय स्वरूप में प्रस्तुत किया गया, मतलब राज्य के 7 अंग हैं, इस प्रकार इसका अर्थ है। तो इसको ध्यान से देखें, इसके 7 प्रकार हैं, जो कि हर जो रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ, अर्थशास्त्र है, वैदिक काल से ही इसका जिक्र देखने को मिला है। तो हम शुरुआत से देखते हैं महाभारत में। महाभारत में जो शांति पर्व है, राजा को यह निर्देश दिया गया है कि वह राज्य के 7 अंगों, देखो इसमें आ गया राज्य के कितने अंग आ गए, 7 अंग आ गए, की रक्षा सुचारू रूप से संचालन पर ध्यान दें। तो शांति पर्व का यह प्रसिद्ध जो बात है, ये एक प्रसिद्ध श्लोक द्वारा की गई है। तो इस श्लोक को आप याद करके लिख भी सकते हैं, जो कि अच्छा होगा। अगर नहीं याद करते तो हिंदी में इसका अनुवाद करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें अगला देखते हैं कौटिल्य। जो कौटिल्य थे वो उनके अर्थशास्त्र के रचयिता थे। उन्होंने क्या किया, राज्य की संरचना को अत्यंत व्यवस्थित ढंग से व्यक्त किया है। तो उनकी संरचना के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। इसी प्रकार क्या है कि जो स्मृतियाँ हैं हमारी, जैसे कि मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और स्मृति ग्रंथों में भी इसके 7 अंगों वाले राज्य की ही स्वीकृति मिलती है। तो हर जगह मतलब क्या है, 7 अंग दिखाए गए हैं एक राज्य के। अनेक ग्रंथों में राष्ट्र की जगह जन यूज कर दिया, जनपद और जना शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। स्मृतियों पुराणों में व्यक्त सप्तांगीय राज्य का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है। तो क्या है, अग्नि पुराण के 233/12 में, याज्ञवल्क्य स्मृति के 1/353 से लेके 253 तक इसका जिक्र है। इन सभी ग्रंथों में क्या दिखाया गया है, राज्य को मूलतः 7 आधारभूत तत्वों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वामी, जिसका मतलब है राज्य। दूसरा है अमात्य, जिसका अर्थ है मंत्री। तीसरा है जनपद यानी प्रजा। दुर्ग मानी किला हो गया, राजधानी हो गई उसकी। कोष मतलब पैसा और धन हो गया। और दंड मतलब क्या है, सेना और न्याय व्यवस्था के बारे में। और उससे अगला क्या हो गया, मित्र के समुच्चय के रूप में इसे स्वीकार किया गया। तो इसके 7 भाग हैं, जो लगभग सभी ग्रंथों में
समान रूप में विद्यमान हैं। विद्वान क्या थे? D.R. भंडारकर ने प्राचीन भारतीय राज्य को मूलतः राजतंत्रात्मक और सप्त प्रकृत्यात्मक माना है। तो मतलब जो D.R. भंडारकर थे उन्होंने राज्य को मतलब क्या माना है? राजतंत्रात्मक माना है, जो मतलब राजा का तंत्र हो गया, राजा द्वारा फैसले किए गए हैं। आजकल भारत में क्या है? गणतांत्रिक प्रदेश है हमारा, जिसमें डेमोक्रेसी है। तो ये इसके बिल्कुल क्या था? अपोजिट था, राजतंत्रात्मक था। उनके अनुसार प्रकृति का अभिप्राय उन मूलभूत तत्वों से है जिसके बिना राज्य की संरचना अधूरी मानी जाती है। इन 7 अवयवों का संयुक्त स्वरूप ही पूर्ण राज्य का निर्माण करता है। मान लीजिए हमने जो ये 7 पार्ट पढ़े हैं इनके, स्वामी से लेकर मित्र तक, ये एक इनका पूर्ण राज्य का निर्माण करता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि वैदिक साहित्य से लेकर स्मृतियों और अर्थशास्त्र तक प्राचीन भारत चिंतन में राज्य को 7 अंगों वाला संगठित तंत्र माना गया है। इसी ढांचे के आधार पर राज्य की संरचना, स्वरूप, कार्यकलापों को समझा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो एक राज्य है उसकी संरचना के बारे में हम देखा, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को देखा, और इसके अंगों के बारे में हमने इसमें जाना है। आप इसके 7 अंगों को याद भी कर सकते हैं, जो कि आगे वाले क्वेश्चन में भी इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्वामी से लेकर मित्र तक इसके 7 अंगों को याद कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीति में वर्णित राज्य के प्रकारों का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन है जो कि हमें पिछले एग्जाम में भी आया था, वो है प्राचीन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण संस्था के कार्य एवं महत्व का परिचय दीजिए। जो प्राचीन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण संस्था थी उनके कार्य और महत्व का जिक्र कीजिए, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था कि ये हम पढ़ेंगे। राज्य एवं राज्य के प्रकारों का विस्तृत अध्ययन कीजिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीति में शासन व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख मिलता है। उस समय राजतंत्र, पितृसत्तात्मक शासन एवं गणतंत्र तीनों रूप ही विद्यमान थे। तो हम प्राचीन भारत में जिक्र करें तो कौन कौन से शासन विद्यमान थे? पहला है राजतंत्र, दूसरा पितृसत्तात्मक, और तीसरा कौन सा है? गणतांत्रिक रूप हमें देखने को मिलता है। तीनों ही स्वरूप विद्यमान थे वैदिक एवं उत्तर वैदिक साहित्य में। इन शासन रूपों की विविधता स्पष्ट दिखाई गई है। वैदिक युग में राज्यों का एक श्रेणीक्रम था जिसमें छोटे एवं बड़े राजाओं की स्थिति निर्धारित थी। ऋग्वेद में बड़े राजा को सम्राट कहा गया है, तो जिसमें राजा की जो सम्राट बोला गया है। इसी प्रकार क्या है कि राजा को ये डिसाइड हुआ है ना, ये उनकी जो कोष, जो धनराशि है, उसके हिसाब से अलग अलग नाम से पुकारा गया है। किसके पास कितने लाखों करोड़ों रुपए हैं, उस हिसाब से उस राजा को नाम से पुकारा जाएगा। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसके जो रचना की है, उसने इसमें लिखा है कि राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है कि जो राजा होता है वो एक अपना घोड़ा छोड़ता है अपने राज्य से लेकर, जो जहाँ जहाँ जिसका घोड़ा जाता है वह अपना राज्य मानता है। जो भी राजा उस घोड़े को नहीं रोकता, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता या मतलब पकड़ता नहीं है, तो इसका मतलब उसने उसका शासन स्वीकार कर लिया है। जिसने भी राजसूय यज्ञ के अनुसार उसका घोड़ा रोक दिया या पकड़ा है, तो उसके अनुसार इसका माना गया है कि उसके साथ उसका युद्ध होगा और उसका अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। कि वर्णन में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य, राजा, महाराज्य और अधिपत्य जैसी उपाधियों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक दिशा के लिए विशिष्ट देवता और विशिष्ट राज्य पद निर्देश किए गए हैं। जैसे पूर्व दिशा में इंद्र को और साम्राज्य का देवता माना गया है। इस प्रकार हमने क्या है कि हर डायरेक्शन का अलग अलग हमने राजा माना है, अलग अलग भगवान माने हैं। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार प्रत्येक दिशा के लिए क्या होगा? विशिष्ट देवता होगा। तो मतलब हर दिशा के लिए एक अलग से राजा होगा और अलग से एक उसका देवता होगा। तो उसमें देवता और राज्य पद के लिए मतलब दिशाएं डिसाइड की गई हैं, जो मतलब साम्राज्य का देवता माना जाता है। तो इसमें ऊपर वाला होगा वो हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो शुक्ल यजुर्वेद में दिशाओं और देवताओं के आधार पर राज्यों के जो शुक्ल यजुर्वेद है में दिशाओं और देवताओं के आधार पर राज्य पदों का विभाजन मिलता है। उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में क्या है? वसु वर्ग राजन होता है। दक्षिण दिशा में क्या है? रुद्र वर्ग का विराट और वैराज्य होता है। पश्चिम दिशा में आदित्य वर्ग सम्राट होता है। और पूर्व दिशा में
मरुत वर्ग सम्राट होता है। उधर दिशा में विश्वदेवा अधिपति जो प्रमुख होता है उनका वो होता है। तो इन दिशाओं और उनके वर्ग और उनके राजाओं का देवताएं हैं जो उनका खास ध्यान रखें, नोट करें, याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम पर आधारित राज्य पदों में राज्य, स्वराज्य, साम्राज्य, भोज्य, वैराज्य, परमेष्ठ्य, महाराज्य, अधिपत्य आदि आते हैं। तो इस क्रम के आधार पर जो राज्य के पद होते हैं ना वो ऐसे डिसाइड किए गए हैं, इस क्रम में डिसाइड किए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राजन, विराट, सम्राट, भोजस, सम्राट, महाराज आदि पद मूलतः क्षेत्रीय और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर क्रमबद्ध थे। तो मतलब जो भी ये नाम दिए गए हैं ये किस हिसाब से दिए गए हैं, तो क्षेत्रीय उसके जो राजनीतिक प्रभाव उनके आधार पर दिए गए हैं। तो शुक्र नीति का दृष्टिकोण क्या है? शुक्र नीति में इन उपाधि का वर्गीकरण शासक की वित्तीय क्षमता पर आधारित बताया गया है। तो शुक्र नीति है, शुक्र नीति में जो इसके शासक की जो वित्तीय क्षमता है उसके आधार पर इन उपाधियों को बताया गया है। तो इसमें क्या है, जो सामंत राजा का नाम दिया गया है सामंत, जिसकी क्या है 1 से 3 लाख रजत कारशापण होती है। एक इसकी जो उसके पास कोष में जो होता है अगर इतनी कीमत है तो वो सामंत होगा। मांडलिक 4 से 10 लाख तक होगा। स्वराज्य 51 से 100 लाख। सम्राट 10 करोड़। विराट 11 से 50 करोड़। और जो सार्वभौम होता है उसके पास कितने होंगे? 51 से 100 करोड़ से भी अधिक हो तो क्या होगा? सार्वभौम सबसे उच्च पद हो गया। श्लोकों में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है जो कि शुक्र नीति में इस नंबर पर है। अगला देखते हैं हम देवराज और वैराज्य। प्रवृत्ति साहित्य में देवराज्य और वैराज्य का उल्लेख मिलता है। देवराज्य का मतलब होता है संयुक्त शासन व्यवस्था। इसका अर्थ ध्यान से याद रखें, देवराज्य का होता है संयुक्त शासन व्यवस्था। जैन साहित्य आयंगर सूत्र में देवराज्य में जाने का निषेध है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र देवराज्य को पिता पुत्र या 2 भाइयों के संयुक्त शासन के रूप में परिभाषित किया है। मतलब जो राजतंत्र होता है उसमें एक अकेला ही राजा होता है, परंतु देवराज्य में क्या होता है कि या तो पिता पुत्र मिलकर शासन चलाते हैं या 2 भाई संयुक्त रूप से मिलकर उस शासन को चालन करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो राज्य होता है उसका संचालन थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनमें थोड़ा भेदभाव दिखाई देता है और राज्य में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो ये राज्य चलाना थोड़ा मुश्किल माना जाता है। परंतु आगे देखते हैं इसमें उनके अनुसार देवराज्य में परस्पर ईर्ष्या, स्पर्धा, कलह के कारण शासन अस्थिर होता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, किसी के पास पावर ज़्यादा है किसी के पास कम है, इस वजह से कलह होना शुरू हो जाता है और शासन अस्थिर हो जाता है। इसमें श्लोक में अर्थशास्त्र में इसमें दिया गया है। कौटिल्य वैराज्य को उस राज्य के रूप में देखते हैं जिसमें कोई शक्तिशाली राज्य अन्य को पराजित कर शासन करता है। तो ये अर्थशास्त्र के 8.4 में दिया गया है। तो कौटिल्य ने वैराज्य को क्या किया है, तो उस राज्य के रूप में देखता है जिसने मतलब दूसरे राज्य के ऊपर कब्जा किया हो, उसको हराया हो। प्राचीन भारतीय राजनीति की प्रमुख संस्थाएं, इसका जिक्र किया गया। प्राचीन भारतीय राजनीति में प्रमुख किसकी कौन कौन सी संस्था थी जो इसके अंग है उसके बारे में जानेंगे। प्राचीन राजनीतिक तंत्र में 4 मुख्य संस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पहला है सभा, दूसरा है समिति, तीसरा है विदत, चौथा है रत्नी। तो इसमें सभा के बारे में जानेंगे। सभा मेनली क्या माना गया है, उच्च सदन को माना गया है कि जो उच्च सदन होता है उसको सभा माना गया। इसमें जो अमीर लोग हैं वो शामिल हैं। वेदों में सभा को राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने वाली प्रमुख संस्था माना गया है। जो राजा की निरंकुशता होती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या माना गया, संस्था माना गया सभा को। राजा के कार्य पर निर्णय परामर्श सभा के माध्यम से होते थे। ऋग्वेद में सभा को कुलीन एवं धनाढ्य लोगों का समूह बताया है। तो मतलब जैसे कि मैंने बताया उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो जो इसमें शामिल होते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। सभा का मूल अर्थ है सहमति से चमकने वाली, और इसका पर्याय वरिष्ठता से भी मिलता है। ऋग्वेद में लिखा गया है जो इस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। सभा में न्याय निर्णय होते थे और इसकी संतुष्टि को इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। तो सभा का मूल अर्थ सहमति से चमकने वाली है और इसे वरिष्ठता से भी मिलता है। इसमें उच्च लोग जो पैसे वाले धनाढ्य लोग होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आगे जिक्र करते हैं हम अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो अनुशासन एवं एक अनुशासन हो गया, एक परामर्श की प्रतीक होती है। सभा में उत्तम वाणी, विवेक, संयम की प्रार्थना की गई है। मतलब सभा में क्या क्या शामिल होना चाहिए, जो लोगों में क्या क्या होना चाहिए, उत्तम वाणी, अच्छा बोल होना चाहिए, विवेक जो कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, संयम के साथ उसे
प्रार्थना की गई है। सभा के रक्षक सभापाल और सभा के निर्वाचन ब्राह्मणों का भी उल्लेख वाजसनेयी संहिता में मिलता है। जो सभा के रक्षक होते हैं सभापाल और सभा के निर्वाचित ब्राह्मण होते हैं उनका भी उल्लेख किया गया है सही, जो कि वाजसनेयी संहिता में मिलता है। सार में सभा समाज के उच्च प्रतिष्ठित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी और राजा इसका अध्यक्ष होता था। तो इसका अध्यक्ष कौन हो गया? राजा हो गया। अगला हम पढ़ेंगे समिति। समिति में देखते हैं, समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका अर्थ है संगठित होना। राजा का निर्वाचन समिति द्वारा होता था और राजा को समिति में उपस्थित रहना अनिवार्य माना गया था। तो समिति क्या है कि जो लोगों का संगठन होता था ना, वह होती थी जनप्रतिनिधित्व करने वाली, मतलब लोगों का संगठन। और राजा का निर्वाचन क्या होता था? समिति द्वारा किया जाता था। अगर कोई बैठक बैठेगी समिति की तो उसमें राजा का प्रेजेंट होना अनिवार्य था। ऋग्वेद में समिति के समान लक्ष्य, समान नीति, सामान्य भावना से युक्त समूह कहा गया है। तो इसमें से कहते हैं सामान्य लक्ष्य हो गए, समान नीति हो गई, जो सामान्य भावना हो गई, उसको समूह कहा गया है। युद्ध, संकट, राज्याभिषेक के समय समिति की बैठक अत्यावश्यक मानी गई है। मतलब क्या है कि जो युद्ध के समय, संकट के समय, राज्याभिषेक के समय इसकी मीटिंग होनी अनिवार्य है। अगला जानते हैं विदत के बारे में। विदत शब्द का अर्थ है ज्ञान, लाभ, शक्ति से युक्त समूह। यह संस्था सैन्य, धार्मिक, सामाजिक कार्यों से जुड़ी थी। विदत की विशेषता यह थी कि इसमें स्त्रियों की सहभागिता सुनिश्चित थी। तो इसमें क्या है, विदत में क्या खास बात थी कि इसमें क्या है, स्त्रियों की सहभागिता थी, जो कि हमें सभा और समिति में देखने को कहीं नहीं मिली। तो इसमें ऋग्वेद में देखते हैं कि जो युवती और युवक की उपस्थिति का भी उल्लेख मिलता है, जो कि हम इन श्लोकों से देख सकते हैं। अगला पॉइंट जानते हैं हम समिति के बारे में, रत्नी के बारे में, जो क्या होता है? राजकर्ता, जो राजा को सेलेक्ट करने वाला होता है। अथर्ववेद में राजा का निर्वाचन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को राजकर्ता कहा गया है। इसमें शिल्पकार, रथकार, लोह कर्मकार, सूत, ग्रामणी आदि सम्मिलित थे। तो जो अथर्ववेद जो राजकर्तार हैं, अर्थवेद में इसका जिक्र किया गया है। रत्नी को राजकर्तार, जो राजा को सिलेक्ट करने वाले होते हैं, राजा को चुनने वाले होते हैं, उनको बारे में जिक्र किया गया है। उसमें कौन शामिल थे? शिल्पकार थे, रथकार थे, लोह कर्मकार थे, सूत, ग्रामणी आदि शामिल थे। उत्तर वैदिक काल में इन्हीं को रत्नी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें राजा के सहयोगी और राज्य के प्रमुख कार्यों के धारक के रूप में वर्णित किया गया है। राजसीय युग में रत्नियों की अनिवार्य भूमिका बताई गई है। मतलब जो अलग अलग रचना है उसके आधार पर ऋग्वेद में अलग है, उत्तर वैदिक काल में रत्नी, मतलब मीनिंग एक है, लिखित अलग अलग में इसका अलग अलग थोड़ा नाम चेंज हुए हैं और कुछ खास अलग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या सारांश है? प्राचीन भारतीय राजनीति में विविध प्रकार की राज्य उपाधियां शासन पद्धति थी। सभा, समिति, विदत, रत्नी जैसी संस्थाएं शासन व्यवस्था को नियंत्रित करती थी। ये संस्थाएं राजशक्ति पर नियंत्रण, प्रशासनिक सहयोग एवं सामाजिक सहभागिता का माध्यम थी। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित और बहुस्तरीय थी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिला? इसके विविध प्रकार की उपाधियां, शासन पद्धतियाँ थी। सभा, समिति, विदत, रत्नी के बारे में हमने पढ़ा और जो राजशक्ति था उसका नियंत्रण पढ़ा, उसका सहयोग पढ़ा और सहभागिता पढ़ी। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में जो मतलब कैसी थी? सुव्यवस्थित थी, राजतंत्रात्मक थी, हमारी क्या थी? गणतंत्रात्मक थी, पितृसत्तात्मक थी। तो इसके बारे में हमने टोटल जिक्र पढ़ा। अगर आपको कोई भी इग्नो का सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, कोई भी एग्जाम नोट चाहिए और कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। इग्नो के सोल्ड असाइनमेंट काफ़ी कम रेट पर हम उपलब्ध कराते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और इग्नो की जो फाइनल डिग्री होती है उसमें क्या है कि जो 70% मार्क्स होते हैं वो आपके एग्जाम के होते हैं और जो 30% मार्क्स होते हैं वो आपके असाइनमेंट के एक्यूमुलेट होके फिर आपकी टोटल जो डिग्री है वो बनती है। तो इस 30% शेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे तो आपको फर्स्ट डिवीज़न में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस अच्छे असाइनमेंट के लिए हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है चैप्टर नंबर 7 के लिए। जय हिंद, जय भारत।